बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। डीडीसीए पर दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में अरुण जेटली का जिक्र नहीं। बीजेपी ने कहा माफी मांगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने जांच से भागने के लगाए आरोप। सीपीएम का ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पर सांठगांठ के आरोप। कोलकाता रैली में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ लाने पर जोर। टीएमसी ने बताया मौका परस्त। छत्तीसगढ़ में शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 11 निकायों के लिए 1000 से ज्यादा उम्मीदवार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नेपाल में कई इलाकों में पुलिस और मधेसियों के बीच झड़पें। मधेसी नेता राजेंद्र महतो समेत 16 घायल। सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चीन में पहला आतंकवाद रोधी कानून पारित। सेना को विदेश में भी अभियान चलाने की अनुमति। आईटी कंपनियों को देनी होगी संवेदनशील सूचनाएं। डीडीसीए मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी ने जांच समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वित्त मंत्री से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि रिपोर्ट में कहीं भी अरुण जेटली का नाम नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी जांच से क्यों घबरा रही है। इस रिपोर्ट को दिखाकर बीजेपी दावा कर रही है कि डीडीसीए मामले में कहीं भी अरुण जेटली का नाम नहीं है। बीजेपी की मांग है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वित्त मंत्री से माफी मांगें और कोर्ट में जाकर अपनी गलती कबूल करें। उनकी ही इंक्वायरी कमेटी ने अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ कर दिया कि जेटली जी के ऊपर किसी किस्म का इल्जाम साबित नहीं होता है। जेटली जी ने उनके खिलाफ कोर्ट में जो डेफेमेशन का केस किया है, उस कोर्ट में भी जाके वो अपनी गलती इकरार करें। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस चेतन सांघवी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला बीजेपी दे रही है, उसी रिपोर्ट में एक स्वतंत्र समिति से जांच की सिफारिश भी की गई है। ये जो इस इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन है कि आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बनी हुई है, कृपया लेफ्टिनेंट गवर्नर से कह के उसको बंद करिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, चूंकि आप पब्लिक सर्वेंट है जैसा कि रिपोर्ट कहती है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जांच करा लीजिए। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। हालांकि इस कमेटी के गठन को उपराज्यपाल नजीब जंग ने असंवैधानिक करार दिया है। उपराज्यपाल के अनुसार जांच कमेटी गठित करने का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं है, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। रविंद्र सिंह श्योराण के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सीपीएम ने कोलकाता रैली में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पर सांठगांठ के आरोप लगाए। सीपीएम की ये रैली पार्टी के विशेष अधिवेशन के मौके पर हुई। इस अधिवेशन में पार्टी अपनी खोई जमीन पाने का रास्ता तलाश रही है। 2016 में सीपीएम के लिए पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता फिर से हासिल करने की चुनौती है। कोलकाता रैली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी को हराने के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष की जरूरत बताई। ब्रिगेड मैदान में पार्टी की एक बड़ी रैली में दिए भाषण में उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ लाने पर जोर दिया। बंगाल बचाने के लिए तृणमूल को हटाना है। देश को बचाने के लिए आज हमें इस सांप्रदायिक ताकतों की सरकार को हटाना है। सीताराम येचुरी के अलावा भी सीपीएम के सभी बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी और बीजेपी की आलोचना की। बीजेपी गरीब मानुषेर चाल लुटी दिए टान दिएছে। बीजेपी के सटाতে হবে। তাই এই মিটিং থেকে আমাদের প্রথম আওয়াজ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जब दादरी का कांड हुआ, जब एक निर्दोष मोहम्मद इकबाल के ऊपर घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या हुई, जब देश भर में बुद्धिजीवियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, इतनी शर्म की बात है, सिर झुक जाता है कि उस समय जो बंगाल की एमपी है वो कहां थे। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए केंद्र सरकार का साथ दे रही हैं। गरीब मानुष विरोधी आईन একটার একটা পাস হয়ে গেল। তৃণমূলের এতগুলো এমপি দিদি বলে দিয়েছেন স্পিক নট। মোদি অমিত শাহ রেগে যায়, বাবা এমন কোনো কথা বলিস না। इस रैली में सीपीएम अपनी राजनीति और रणनीति दोनों तय करेगी।
बहस इस मुद्दे पर भी है कि क्या पार्टी कांग्रेस के साथ कोई चुनावी तालमेल कर सकती है। हालांकि पार्टी ये बखूबी समझ रही है कि पश्चिम बंगाल में उसे सत्ता में लौटना है तो मुसलमानों में अपने खोए जनाधार को हासिल करना होगा। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में जमा हुए लाखों लोग इस बात का सबूत हैं कि सीपीएम का पश्चिम बंगाल में अभी भी मजबूत जनाधार बचा हुआ है, लेकिन इस प्लेनम में पार्टी को वो रास्ता खोजना होगा जो उसे 2016 में वापस सत्ता में ला सके। कैमरामैन मनोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। और इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम के पूर्ण अधिवेशन की शुरुआत के मौके पर हुई रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। टीएमसी के महासचिव पार्थ चैटर्जी ने दावा किया कि रैली में बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे। वहीं टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सीपीएम को देश की सबसे ज्यादा मौकापरस्त पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि सीपीएम ने 2008 में यूपीए सरकार को गिराने का प्रयास किया था, जबकि 1989 में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ कांग्रेस विरोधी शक्तियों की मदद की थी। और कोलकाता में इस समय मौजूद है हमारे संवाददाता श्याम सुंदर, हम उनका रुख करेंगे। श्याम, 37 साल बाद सीपीएम का पूर्ण अधिवेशन हो रहा है, क्या माने ममता बनर्जी के खिलाफ इसे शक्ति प्रदर्शन माना जाए या राज्य में जनाधार बढ़ाने की कोशिश? देखिए प्रीति, दोनों ही बातें शायद सही हैं। पहला जो मकसद है प्लेनम का, सीपीएम का, जो सीपीएम के नेता बता रहे हैं, उसका मकसद ये है कि सीपीएम का जो खोया जनाधार है, जो उसकी घटती हुई ताकत है और खास तौर पर जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं देश में, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में पार्टी नाकामयाब रही है, ये पार्टी मानती है। आज सुबह ही कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि पहले जब सीपीएम के बड़े नेता कहीं राज्य में रैली करने जाते थे तो वो एक रात उन इलाकों में रुकते थे, मासिस के साथ उनका जीवंत संपर्क होता था, लोगों के साथ जीवंत संपर्क होता था, वो संपर्क शायद कहीं टूटा है। कल जो सीपीएम के राज्य के यहाँ के सेक्रेटरी हैं सूर्यकांत मिश्रा, उनके अगर भाषण को आपका विश्लेषण आप करें तो लगातार उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें लोगों के पास वापस जाना पड़ेगा। कल बहुत बड़ी रैली ब्रिगेड में यहाँ पर सीपीएम करने में कामयाब रही, लेकिन उसके बावजूद पार्टी को इस बात का एहसास है कि जो आम जनता है पश्चिम बंगाल की, उसको उसका दिल जीतना भी बाकी है, उसको वापस पार्टी के पास लाना बाकी है। और निश्चित तौर पर जो दूसरा सवाल था आपका कि शक्ति प्रदर्शन है क्या ये ममता बनर्जी के खिलाफ, 2016 मई 2016 तक यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और न सिर्फ पश्चिम बंगाल में होने बल्कि केरल में भी विधानसभा चुनाव होने, तो जहाँ दोनों जगह पर मजबूत जनाधार रहा है सीपीएम का। और 34 साल की सत्ता 2011 में यहाँ पर खोई थी श्याम। बिल्कुल, तमाम चुनौतियां, सत्ता को हासिल करना भी एक मकसद रहा है। जी, तमाम चुनौतियां पार्टी के सामने हैं और खासकर सीताराम येचुरी के सामने देखें तो सीपीएम के भीतर जो अंतरकला है उसे खत्म करने के साथ ही वाम दलों को भी एकजुट करने की चुनौती है। कैसे निपटेंगे इससे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीताराम येचुरी जब महासचिव बने हैं सीपीएम के तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2004 में सीपीएम की आजादी के बाद सबसे मजबूत उपस्थिति थी संसद में, और जब सीताराम येचुरी महासचिव बने हैं उस वक्त में आजादी के बाद सबसे कमजोर स्थिति, अगर आप संसद की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। और जब आप कहते हैं कि जन संगठनों को मजबूत करना है, सीपीएम को मजबूत करना है और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मजबूत करना है, तो सीताराम येचुरी को, जैसे केरल में भयंकर गुटबाजी सीपीएम के अंदर रही है, और ये भी कहा जाता है कि पिछली बार जो वहां पर पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाई उसके पीछे गुटबाजी एक बड़ा कारण रहा है। जाहिर तौर पर शाम देखना होगा कि इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए इस पूर्ण अधिवेशन के जरिए किस तरह की रणनीति सामने आती है। हालांकि रैली में हमने देखा आक्रामक तेवर हमें सीपीएम के नजर आए हैं, देखना होगा किस तरह की नई रणनीति निकल कर आती है इस पूर्ण अधिवेशन के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने पार्टी महासचिव राम माधव के अखंड भारत वाले बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने इसे राम माधव की निजी राय बताया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी और एनडीए सरकार दोनों मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु देश हैं। राम माधव ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि ऐतिहासिक कारणों से 60 साल पहले देश के जो हिस्से अलग हो गए थे वो एक दिन साथ आएंगे और अखंड भारत का निर्माण होगा। जब
हमारा मुल्क भारत और पाकिस्तान निगोशिएट करता है या बातचीत करता है तो हम दोनों एज सॉवरेन नेशंस बात करते हैं। वो सच्चाई जो है अभी तक कायम है और वो सच्चाई सच्चा रहेगी। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने राम माधव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने राम माधव के बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। वाम दलों ने इसे पाकिस्तान के साथ शुरू हुई बातचीत को पटरी से उतारने का तरीका बताया है। साथ मिलकर जीने की कला नहीं सीख पाए, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को इकट्ठा करने की बात करते हैं। पहले अपने दिल का जहर खत्म करिए, फिर ये सपने देखिए। What Mr. Ram Madhav has said is really a deplorable and provocative statement which has all potentials to derail any peace process, any effort to bring normalcy between India and पाकिस्तान। राम माधव आरएसएस से अभी बीजेपी में भेजे गए हैं, तो वो आरएसएस की भाषा भी भूले नहीं है। आप हमला करके बांग्लादेश और पाकिस्तान को कब्जे में करना चाहते हैं या आप दोस्ती के साथ हाथ बढ़ाकर उन लोगों को अपने हाथ से शामिल करना चाहते हैं या किस तरीके से ये होगा, ये एक ऊपरी बातें हैं जो किसी मकसद के तहत कही जाती हैं। जब हम सार्क बनाते हैं, पंचशील को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप ये नई बात क्यों करते? आपकी आइडियोलॉजी होगी मगर ये इंडिया की आइडियोलॉजी नहीं है। केंद्र सरकार अगले साल 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की कार्य योजना पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीबों और हकदारों को योजनाओं का आसानी से फायदा पहुंचाना है। तरफ से सभी देशवासियों को क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2016 के नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की। कार्यक्रम की 15वीं कड़ी में उन्होंने देश की विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि त्योहार समाज के पिछड़े तबकों की आर्थिक गतिविधियों का जरिया हैं। प्रधानमंत्री ने नए साल में आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के साथ साथ खुशहाली की उम्मीद भी जताई। 2016 का वर्ष आप सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। नया उमंग, नया उत्साह, नया संकल्प आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। दुनिया भी संकटों से मुक्त हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे मानव सर्जित संकट हो, मानव जात सुख चैन की जिंदगी पाए। प्रधानमंत्री ने डीबीटी स्कीम के सफलतापूर्वक लागू होने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि अब तक कई योजनाओं के करीब 40,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच चुके हैं। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को युवा पीढ़ी के लिए बड़ा अवसर बताया और 16 जनवरी को इसका खाका पेश करने का ऐलान किया। 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया उसका पूरा एक्शन प्लान लॉन्च करने वाली है। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में देश भर की आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, जहां जहां युवा पीढ़ी है उन सबको लाइव कनेक्टिविटी के द्वारा इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों को विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भोजपुरा गांव के एक बुजुर्ग कारीगर दिलीप सिंह मालविया का जिक्र किया और बिना मजदूरी के 100 शौचालयों का निर्माण करने के लिए उनकी तारीफ भी की। उन्होंने 12 से 16 जनवरी तक रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए विचार और सुझाव भी मांगे। प्यारे देशवासियों, फिर एक बार नववर्ष की 2016 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मन की बात जबरन जनता पर थोप रहे हैं। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम के इस्तेमाल का अधिकार विपक्ष को भी मिलना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो का प्रधानमंत्री दुरुपयोग कर रहे हैं।
प्रसार भारती के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत प्रधानमंत्री या सरकार इस तरह से ऑल इंडिया रेडियो का या दूरदर्शन का दुरुपयोग कर सके। वहीं जेडीयू का कहना है कि प्रधानमंत्री दूसरों का दर्द नहीं सुनते, सिर्फ अपनी मन की बात को ही जनता पर थोपते हैं। वो अपने मन की बात करते रहेंगे या कभी जनता के मन की बात भी सुनेंगे? किसानों का भी दर्द सुनेंगे, सैनिक की विधवाओं का भी दर्द सुनेंगे, मजदूरों का भी दर्द सुनेंगे, या अपने मन की बात ही थोपते रहेंगे? सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से जुड़ते हैं, लेकिन पहली बार प्रसार भारती एक्ट का हवाला देते हुए विपक्ष ने इस मामले में समान अधिकार की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन संसद की नई इमारत बनाने के पक्ष में हैं। इसके लिए उन्होंने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी है। स्पीकर के मुताबिक मौजूदा संसद भवन भविष्य में बढ़ने वाली जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वो चाहती हैं कि देश को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नया संसद भवन मिले। उन्होंने शहरी विकास मंत्री से नई संसद के निर्माण पर विचार करने के लिए कहा है। पीटीआई के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय स्पीकर की चिट्ठी पर कैबिनेट के लिए एक नोट तैयार कर सकता है। संसद भवन 88 साल पुराना है। स्पीकर सुमित्रा महाजन के मुताबिक इसकी सीमित क्षमताओं की वजह से दिक्कतें पेश आने लगी हैं। उन्होंने नई बिल्डिंग के पक्ष में कई तर्क दिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है मौजूदा भवन में बैठने की सीमित जगह होना। नई इमारत के लिए 2 वैकल्पिक स्थल भी सुझाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आज 11 शहरी निकायों के लिए मतदान हो रहा है। इसमें भिलाई नगर निगम, 4 नगर पालिका, 6 नगर पंचायत शामिल हैं। इन चुनाव में कुल 1064 उम्मीदवार मैदान में हैं। 821 मतदान केंद्रों पर करीब 6,20,100 मतदाता मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों और 241 पार्षदों को चुनेंगे। नक्सल पीड़ित इलाकों में सुबह 7 बजे से दिन में 3 बजे तक और बाकी जगहों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना 31 दिसंबर को की जाएगी। कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र की 38 विधान परिषद सीटों के लिए कल वोट डाले गए। इनमें कर्नाटक की 25, महाराष्ट्र की 7 और तेलंगाना की 6 सीटें शामिल हैं। चुनाव में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों ने वोटिंग की। 3 राज्यों की 38 विधान परिषद की सीटों के लिए रविवार को वोट डाले गए। इसमें कर्नाटक की 25 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इनमें हासन, कोलार, मैसूर, शिमोगा, बीदर, बीजापुर, बेल्लारी, बेंगलुरु ग्रामीण और शहर सीटें शामिल हैं। चुनाव में 8 महिलाओं समेत 125 उम्मीदवार मैदान में थे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 7 सीटों के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। इसमें सोलापुर, कोल्हापुर, अकोला, अहमदनगर धुले जिले की 1-1 सीट और मुंबई की 2 सीटें शामिल हैं। नागपुर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। वोटों की गिनती बुधवार को होगी। तेलंगाना विधान परिषद की 6 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। इनमें से 2-2 सीट रंगारेड्डी और महबूबनगर जिले की हैं। इसके अलावा नालगोंडा और खम्मम की 1-1 सीट शामिल हैं। स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों ने 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। इन सभी सीटों पर वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। 12 विधान परिषद में से टीआरएस के 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियरों के हत्यारों को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। एसटीएफ की टीम ने कल दरभंगा के अलावा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में छापे मारे। थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और पूछताछ के लिए 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच मामले पर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। 2 इंजीनियरों की हत्या के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष का कहना है कि अपराधी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुखद है, जघन्य है और लालू यादव, नीतीश कुमार को स्वयं बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा। बिहार की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी है। बिहार में कुछ भी सही नहीं है। उधर पीड़ित के परिवार वाले इस घटना के बाद डरे हुए हैं। परिवार वालों का कहना है कि राज्य सरकार को अपराध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पूरा जंगल राज है, एकदम भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट सरकार की। हम लोग बोले कि डेफिनेटली हमारी मदद की जाए।
वहीं जेडीयू और आरजेडी का दावा है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनके साथ पूरी सख्ती से सरकार निपटेगी और सरकार जो है इस काम में मुस्तैदी से लगी हुई है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी वजूहात है, वो सामने आएंगे और वो आकाश में हो पाताल में हो व्यक्ति, वो ढूंढ के लाया जाएगा और कानून के समक्ष उसके लिए जो सबसे सख्त से सख्त सजा होगी वो होगी। पुलिस भी दावा कर रही है कि कानून के हाथों अपराधी बच नहीं पाएंगे। पुलिस ने इस मामले में 2 गुटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मुकेश पाठक और विकास झा का नाम आ रहा है। कुछ और लोगों की भी संलिप्तता स्थानीय या फिर मुजफ्फरपुर के भी क्रिमिनल का हो सकता है। शनिवार को सड़क निर्माण का मुआयना करने के वक्त इन दोनों इंजीनियरों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। ब्रजेश कुमार और मुकेश कुमार नाम के ये इंजीनियर एक निजी सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। रविवार को हैदराबाद में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सालाना अधिवेशन में राष्ट्रपति ने कहा कि कौशल विकास सीधे तौर पर रोजगार की संभावना से जुड़ा है और इसलिए कौशल विकास के साथ गुणवत्ता वाली शिक्षा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शिक्षा की पहुंच और उच्च शिक्षा के निजीकरण और वैश्वीकरण की बातों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा जरूरी है। The need of the hour, therefore, today is to focus not only on education per se, but more important, the quality of education. The debate becomes even more pertinent. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में उठापटक और अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को काफी संतोषजनक बताया है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी समेत ढांचागत सुधार, प्रत्यक्ष कर को युक्तिसंगत बनाना और कारोबार को आसान बनाना नए साल में उनकी सरकार की उच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि 2015 में दुनिया भर में उथल-पुथल रही, बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 से 7.5% तक रहने की संभावना है। अगले 15 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ब्रिटिश थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड रिसर्च का ऐसा मानना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत 10वें नंबर से 7वें नंबर पर पहुंच जाएगा। उस वक्त तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में 5 गुना का उछाल आएगा। साथ ही चीन 2029 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिका दूसरे, ब्रिटेन चौथे और ब्राजील 5वें स्थान पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा से पाकिस्तान में भारत के लिए विश्वास का माहौल बना है। इससे दोनों देशों के बीच तल्खी दूर होगी। इससे औपचारिक बातचीत के पहले तनाव और टकराव दूर करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। भारत पाकिस्तान के बीच औपचारिक बातचीत से पहले 15 जनवरी को इस्लामाबाद में दोनों देश के विदेश सचिव बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें हुर्रियत विवाद से बचने के लिए बैठक का स्थान इस्लामाबाद रखा गया है। बैठक में आगे होने वाली औपचारिक चर्चाओं का खाका तैयार किया जाएगा, जिसका सीधा फायदा अगले साल पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में दिखेगा। I think this initiative of accommodative approach by both India and Pakistan will not only bring a very positive outcome for the citizens of these two countries, but for the SAARC nation as a whole. कांग्रेस का एक धड़ा भी इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों में सहजता लाने की पहल मान रहा है। हालांकि कांग्रेस ये नहीं मानती कि इससे कोई बड़ा नतीजा निकलकर सामने आएगा। कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है प्रधानमंत्रियों को कि वो अचानक कुछ न कुछ करे। मैं तो नहीं समझता हूं कि इस विषय पर कुछ खास ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ व्यक्तिगत खरी खोटी का माहौल दूर किया जाए और शायद यही वजह है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद गई थीं, तो उन्होंने भी नवाज शरीफ के घर पर जाकर उनकी 4 पीढ़ियों से मुलाकात की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन घरेलू राजनीतिक व्यवस्था की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। विदेश मंत्रालय ने जानबूझकर इस मामले पर चुप्पी साध रखी है ताकि पाकिस्तान के बारे में भविष्य की योजनाओं को बचाया जा सके। शुरुआत के लिए कोशिश यह है कि उन मसलों का व्यवहारिक हल खोजा जाए जो तात्कालिक हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत नेपाल सीमा के पास मधेसियों और नेपाल पुलिस के बीच झड़प में 16 लोग जख्मी हो गए।
जख्मी होने वालों में शीर्ष मधेसी नेता और सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो भी शामिल हैं। सीमा के पास जोगबनी विराटनगर इलाके में मधेसी प्रदर्शनकारी रानी कस्टम पॉइंट की नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। बाद में पुलिस कार्रवाई के विरोध में राजविराज और जनकपुर में कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। जनकपुर के नामचौक में झड़प में 12 प्रदर्शनकारी और एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। मधेसी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चीनी सांसदों ने रविवार को देश के इतिहास में पहला आतंकवाद विरोधी कानून पारित किया। इस कानून के तहत सरकारी एजेंसियों, सेना और पुलिस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। कानून के जरिए आतंकवाद के वित्त पोषण की रोकथाम और सीमा सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके अंतर्गत आतंकवाद विरोधी खुफिया केंद्र भी तैयार किया जाएगा। इसमें सेना को विदेश में भी आतंकरोधी अभियान चलाने की अनुमति दी गई है। इराकी सेना ने आतंकवादी संगठन ISIS के कब्जे से रमादी शहर को छीनकर बड़ी जीत हासिल करने का दावा किया है। इराकी सेना के प्रवक्ता के मुताबिक IS के लड़ाके रमादी शहर की प्रशासनिक इमारतों से पीछे हट गए हैं। इराकी सेना ने नवंबर की शुरुआत में रमादी पर फिर से कब्जे के लिए अभियान शुरू किया था। बगदाद से 90 किलोमीटर दूर बसे शहर पर IS लड़ाकों ने इसी साल मई में कब्जा कर लिया था। भारत दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी सैफ कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने नेपाल को आखिरी ग्रुप मैच में 4-1 से हरा दिया है। भारत के लिए लालियान जुआला झांगते ने 2 गोल किए। इसके साथ ही 18 साल के झांगते ने भारत के लिए गोल करने वाले सबसे युवा फुटबॉलर की उपलब्धि भी हासिल कर ली है। भारत के अलावा ग्रुप ए से श्रीलंका ने भी अंतिम 4 में जगह बनाई है। भारत ग्रुप मैचों में अपराजय रहा है। खबर अमेरिका से, जहां बर्फीले तूफान की वजह से अब तक 40 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रविवार को टेक्सास शहर में 4 लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं दक्षिणी अमेरिकी देश पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना में भीषण बाढ़ के चलते 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। ब्रिटेन में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। कहीं पेड़ उखड़े तो कहीं घर तहस नहस और कहीं गाड़ियां चूर चूर। अमेरिका के कई शहरों में बर्फीला तूफान कहर बनकर टूटा है। अमेरिका के बर्मिंघम, टेक्सास, अलाबामा और मिसिसिपी समेत कई शहरों में दर्जनों लोग इस तूफान की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe that this amount of damage was done is probably 30 seconds, but it felt like a lifetime. उधर दक्षिणी अमेरिकी देशों पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना में भीषण बाढ़ के चलते 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान पराग्वे में हुआ है, जहां 90,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इन देशों में अल नीनो प्रभाव के चलते पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos ni siquiera para comer ya. Eso es impresionante. वहीं ब्रिटेन में हालात और भी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। जंगलों से लेकर बाजारों और रिहायशी इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते जानवरों की जान भी खतरे में है। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सैनिकों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने लोगों को मुस्तैद रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। DDCA पर दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में अरुण जेटली का जिक्र नहीं। बीजेपी ने कहा माफी मांगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने जांच से भागने के लगाए आरोप। CPM का ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पर साठगांठ के आरोप। कोलकाता रैली में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ लाने पर जोर। TMC ने बताया मौका परस्त। छत्तीसगढ़ में शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 11 निकायों के लिए 1000 से ज्यादा उम्मीदवार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नेपाल में कई इलाकों में पुलिस और मधेसियों के बीच झड़पें। मधेसी नेता राजेंद्र महतो समेत 16 घायल। सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चीन में पहला आतंकवाद रोधी कानून पारित। सेना को विदेश में भी अभियान चलाने की अनुमति। IT कंपनियों को देनी होगी संवेदनशील सूचनाएं।